सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाज जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि हमें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे थे और हर इंडिकेटर हुकूमत की गिरफ्त में, उसके कंट्रोल में नज़र आ रहा था। हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में माहवार बुनियादों पर ये हुकूमत लेकर आई, और उससे पहले हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ग्रेजुअली डाउन हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में ना सिर्फ जो GDP के टारगेट्स हैं, जो इकनॉमिक टारगेट्स हैं, वो बड़े बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर हमने जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से एक सूरत हाल पैदा हुई है वो देखी, और उसके नतीजे में जो एहतजाज की जो इस वक्त एक कैफियत है, न सिर्फ हर एक दिन उसमें तकरीबन 190 अरब का नुकसान हो रहा है, बल्कि फिर आज उसके जो असरात हैं वो स्टॉक मार्केट पर भी हमने देखे, और कुछ 3,500 पॉइंट्स की स्टॉक मार्केट में, यानी 3.5% से भी ज़्यादा की ये कमी आज हमें देखने को मिली। और जो कि जो इंडेक्स बहुत तेज़ी के साथ 1 लाख की तरफ जा रहा था, आज वो रिवर्स हुआ है और अब एक बार फिर 94, 95 और 96 हज़ार के अराउंड इस वक्त मौजूद है। तो ये स्टॉक मार्केट एकदम क्यों आज क्रैश कर गई है, और इससे सरमायाकारों को जो कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मुनाफे में थे, अब उन्हें किस हद तक नुकसान उठाना पड़ेगा, और अब ये रिकवर कैसे होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान के जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उस पर बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन है के ट्रेड के, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के फिगर्स आपके लिए भी हैरानकुन है कि एक ही दिन में 3,500 पॉइंट्स की कमी। आज तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो 6 फिगर्स का मैजिकल फिगर क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स, लेकिन एक बड़ा डाउनफॉल सामने आ गया। जी, हैरानकुन तो नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेट ज़रूर है। क्योंकि जब ज़ाहिर बात है, अगर मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हो और कोई गिरोह और कोई ग्रुप ऑफ पीपल आपके कैपिटल को थ्रेटन कर रहे हो, तो ज़ाहिर बात है इन्वेस्टर परेशान होंगे, और ख़ासतौर पे फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट करेंगे, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इसकी वजह से काफ़ी परेशान होंगे। तो हैरानकुन नहीं, मगर अफसोसनाक ज़रूर है। सही। तो ये जो हम मुस्तकिल बात कर रहे थे स्टॉक के एक्सपर्ट से भी, जो कि इसको एक बड़ी एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कह रहे थे, इसका मतलब ये एक आध ये प्रोटेस्ट हुआ, 1-2 दिन की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई और उससे ये अभी इतना नीचे आ गई है मार्केट, तो इसका मतलब ये अभी भी इसको हम शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी कह सकते हैं। इसमें अभी वो स्टेबिलिटी नहीं आई जो कि कोई एक आध इवेंट से कोई उससे फ़र्क ना पड़े को ख़ास। जी, दो दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान इकोनॉमी की अच्छी बात ये है कि बड़ी रेज़िलिएंट है। हमने देखा कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस और इस तरह के इंतशार आते रहते हैं। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। बेनज़ीर का कत्ल हुआ, स्टॉक मार्केट थोड़ा-सा डाउन गई, मगर फिर रिकवर कर गई। तो पाकिस्तान इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट रेज़िलिएंट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि मुल्क में इस तरह के इश्यूज़ होते रहते हैं। मगर शॉर्ट टर्म में सर्टेनली इसकी वजह से वॉलेटिलिटी है। इस वक़्त वॉलेटिलिटी इसलिए ज़्यादा है कि लोगों को पता नहीं है कि ये ख़त्म कब होगा। जैसे-जैसे प्रोटेस्ट अगर कंट्रोल पे आ गई, तो स्टॉक मार्केट भी वापस रिकवर कर देगी और इकोनॉमी भी रिकवर कर देगी। मगर ज़ाहिर बात है, खदशा यही है कि हमें पता नहीं है इस वक़्त कि ये चीज़ 1 दिन चलनी है, 5 दिन चलनी है, 10 दिन चलनी है। तो इसलिए अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। और अली फरीद साहब, चलें, स्टॉक मार्केट तो शायद आसानी के साथ रिकवर कर जाए, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी के लॉसेज हैं, जो पर डे हम 190 बिलियन का लॉस इस वक्त उठा रहे हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से जो फिगर्स कोट किए गए हैं, उससे एक्सपोर्ट्स भी हमारी डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी FDI भी डिस्टर्ब हो रही है। तो अब ये इस डिस्टर्बेंस का और ये जो इसके इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, इससे कैसे रिकवर हो सकेगी हुकूमत? जी, बिल्कुल, इकोनॉमी को भी फ़र्क पड़ रहा है और आम आदमी और लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। लोग अस्पताल जाना चाहते हैं, रास्ते बंद हैं, लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, इश्यू है। मेरे वालिद साहब इस्लामाबाद लैंड कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो किस तरह घर पहुँचेंगे। तो ह्यूमन लेवल पर हर बंदे को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, और इकोनॉमी को तो हो ही रहा है। तो हम एज़ अ नेशन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम अपने आप को हमें नहीं करना चाहिए, अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को हर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ जो मर्ज़ी हों, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना घर ही खुद ही जला दें और एक-दूसरे को हम पेन में डालें। और हम आपके शो में भी हम डिस्कस करते रहते हैं कि जी हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने वो नहीं किया। मगर अब देखिए, हुकूमत कितने अरसे से ऑलमोस्ट एक तिनका-तिनका जोड़कर एक बड़ी मुश्किल हालात से इकोनॉमी को रिकवर करवा रही है, और उस टाइम पे जाकर हम उसको सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं।
तो जैसा मैंने शुरू में बोला कि इट्स नॉट सरप्राइजिंग बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और अली फैज़ साहब, ऐसे मौके पर जब कोई हाई प्रोफाइल फॉरेन डेलीगेशन हमारे मुल्क के विजिट पर हो, अभी बेलारूस का एक डेलीगेशन आया हुआ है, उनके प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, अब जब ये मंजर वो देखेंगे और जाकर न सिर्फ अपने मुल्क में दूसरे ममालिक के लोगों को भी बताएंगे, तो उससे कितना एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। इससे पहले हमने देखा कई ममालिक के डेलीगेशन यहाँ पर आए, पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रही है, इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है, ट्रेड की भी बात हो रही है, तो बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। कि ऐसे मौके पर जब एक फॉरेन डेलीगेशन मौजूद है, कितना फिर ये तो अनफॉर्चुनेट, शायद एक बहुत छोटी टर्म लगेगी हमें। जी बिल्कुल, इट्स ट्रैजिक इंडीड। और आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत क्या यही करेगी कि देखें जी, फिक्र ना करें, ये थोड़े से लोग हैं जो कि ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, हम इनको कंट्रोल कर देंगे। और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी एक बार फिर क्वेश्चन हुई है, तो वो जब ही गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी विन बैक होगी जब गवर्नमेंट शो कर सकेगी कि वो इस ग्रुप को कंट्रोल कर देगी और केओस को खत्म कर देगी। मेरा उम्मीद है कि गवर्नमेंट कर लेगी ऐसा, मगर सर्टनली हम इस तरह चीज़ें करके अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं और अपने माशरे, अपनी इकोनॉमी को, अपनी जॉब्स को, अपने घर को ही नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। हुकूमत को एज हुकूमत को तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हमें आम आदमी को और मुझे और आपको और वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को ही ज़्यादा नुकसान होगा। और अब गवर्नमेंट के चैलेंजेस अली फैज़ साहब कितने डबल हो जाएंगे, चूंकि एक तो इस सिचुएशन से निपटना है, फिर जो IMF की टर्म्स एंड कंडीशन है अगले रिव्यू से पहले उनको भी फुलफिल करना है। वो जो एक बड़ा शॉर्टफॉल सामने आ गया था टैक्स का फर्स्ट क्वार्टर में, ना सिर्फ उसको पूरा करना है, प्राइवेटाइजेशन वाले मामले को लेकर स्मूथली आगे चलना है जो पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो अब ये जो 2-3 चीज़ें हैं, इनसे भी गवर्नमेंट को निपटना है और बेहतर अंदाज में लेकर चलना है, और फिर ये एक सिचुएशन भी खड़ी हो गई है। कितना इस वक्त चैलेंजिंग टाइम है गवर्नमेंट के लिए? बहुत चैलेंजिंग है। और आपने जैसा बोला कि ना सिर्फ ये सारी चीज़ें करनी है, इसके बाद जाके दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बताना है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क है और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ज़ाहिर बात है इट्स अ बिग चैलेंज, मगर थिंग्स आर ऑलवेज चैलेंजिंग। पहले भी कोई हालात को इतने अच्छे नहीं थे, गवर्नमेंट डील कर ही रही है और सक्सेसफुली डील कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी और कुछ हफ्ते में वी विल बी थ्रू दिस एंड स्टॉक मार्केट विल रिकवर बैक अगेन। तो जो लोग इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे मेरे ख्याल में उनको फ़ायदा यही होगा, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब भी कोई चैलेंज आए हैं गवर्नमेंट ने और हमारे इदारों ने उन सारे चैलेंजेस को डील किया और मीट किया और उसके बाद सॉल्व किया। तो इस तरह के हालात एक्चुअली फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स दे मेक अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाइंग, मगर आम आदमी पैनिक ना कर जाए और उसमें पैनिक की वजह से बेच ना जाए। इसको उन्होंने दे हैव टू होल्ड ऑन टू दैट। मगर हिस्ट्री ने हमें ये सिखाया है, तारीख ने हमें ये सिखाया है कि हुकूमत इस तरह की चीज़ों को डील कर ही लेती है और चैलेंजेस से निपट लेती है। और अली फैज़ साहब, ज़ाहिर है कि एक तरफ ये बड़े ये चैलेंजेस और दूसरी तरफ अब कुछ चैलेंजेस हुकूमत को यानी अपना हाउस इन ऑर्डर भी करने की ज़रूरत है। बैंक्स एक मामले पर ADR के इशू पर अदालत चले गए और वहाँ से एक स्टे ऑर्डर ले आए। प्राइवेट सेक्टर को पहले ही बड़ी मुश्किलात हैं, फिर ये इस तरह की सिचुएशन और उनकी मुश्किलात में इजाफा कर देती है। अब ये स्टॉक मार्केट भी डाउन हो गई। एक परसेप्शन भी बना था कि बैंक्स ने चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर दी है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं की जा रही है, और आज वो स्टॉक मार्केट भी डाउन हो चुकी है। तो ये अब इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो चुकी है कि ये बैंक से किस तरह डील करे। इस वक्त गवर्नमेंट इकोनॉमी के मामलात अब अदालत जा चुके हैं, वो इशू कैसे आगे लेकर चलें, अब ये वे आउट क्या है इन सारी चीज़ों का? जी टाइम इज अ वे आउट। चैलेंजेस को डील करने वन बाय वन आप डील करते हैं उससे, और आप वक्त के साथ आप रिकवर कर लेते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं एंड पीपल हु प्रिजर्व थ्रू दैट टाइम make money. That's what stock investing and I suppose that's what life is all about, time and patience. मगर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मल्टीपल फ्रंट पे गवर्नमेंट बैटल कर रही है। इसलिए मैं जब भी आपके शो में भी बात करता हूँ हमेशा गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूँ कि दे आर डीलिंग इन सम वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। तो हम नॉर्मली उनको क्रेडिट नहीं देते इस बात का, मगर कई फ्रंट पे फाइट करके वो इकोनॉमी को रिकवर करा रही है। अच्छा, गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप भी लेती है, ऐसे ADR की जो पॉलिसी थी, टैक्स पॉलिसी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप था कि वो 15% बैंक्स को इजाफी पे करना था अगर वो अपना 50% का रेशो नहीं बरकरार रख पाते। अब वो उस गवर्नमेंट के अच्छे स्टेप के खिलाफ अदालत चले गए। अब हम गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज़ होती हैं उन पर हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जो अच्छी पॉलिसी है उस पर ना सिर्फ हमें बल्कि ओवरऑल हर सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। उस पर अगर लोग अदालत जाकर इससे ऑर्डर ले लेंगे तो हमारी इकोनॉमी तो वैसे ही स्लो डाउन हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर हमारा और मज़ीद अफेक्ट होगा। जी, all of us need to participate, whether we are bank owners or shareholders of power companies, and whether we are agriculture owners, whether we are a shopkeeper. हम सबको we all need to recognize that
हमारे अपने लिए ज़रूरी है कि हम इस वक्त गवर्नमेंट को सपोर्ट करें ताकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हम एज अ कंट्री फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करें, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यूनिटी इज नीडेड, एंड यू आर राइट कि एवरीबॉडी नीड्स टू कंट्रीब्यूट इंक्लूडिंग द बैंक्स। लेकिन अब ये स्ट्रेटजी बैंक्स ने इस वक्त क्यों ये इख्तियार की है? बैंक्स का काम तो प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट को चलें लेंडिंग करना है, उनका काम इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट रेशो हम देख रहे हैं 80+ में, और उनका ये लैंडिंग रेशो ADR रेशो बहुत ही डाउन है, बिलो 40% है। हम अपने रीजन के कंट्रीज़ में जब देखते हैं तो बांग्लादेश जैसा मुल्क भी 90% के साथ इस वक्त ADR पर बड़ा हायर साइड पर है, कुछ कंट्रीज़ का तो 100+ में। तो ये यहाँ पर क्यों हम इतना लैग कर रहे हैं? जी, 2 वजूहात है। एक तो ज़ाहिर बात है, मेन वजह ये है कि गवर्नमेंट से उनको रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है बैंक्स को, तो उनके लिए एज बैंक ओनर्स एंड ऑपरेटर्स तो बिल्कुल ये सेंस बनती है कि वो उधर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनका कोई रिस्क ही नहीं है और ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। मगर एज अ फिडुशियरी ड्यूटी ये स्टेट बैंक पे होता है कि वो दे शुड टेल द बैंक्स कि आपका फंक्शन ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग दें और दे शुड एनफोर्स द रूल्स। और अगर वो नहीं करते बैंक्स तो आई थिंक देयर शुड बी मोर कंपटीशन अमंग्स द बैंक्स, देयर शुड बी मोर बैंक्स व्हिच शुड बी गिवन लाइसेंसेस और द गवर्नमेंट शुड टैक्स देम। मगर बैंक्स तो वही कर रहे हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और रिस्क के बगैर वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट को बनता है कि वो उसको डिस्करेज करे, और इधर स्टेट बैंक का लॉ जो एक रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर ऐसी सिचुएशन में अली फरीद साहब जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऑप्शंस बड़े लिमिटेड रह जाते हैं ना, जब वो बैंक से बड़ी लैंडिंग भी नहीं ले सकता, अपने डिपॉजिट्स भी उसको निकालने पड़ रहे हैं, चूंकि बैंक्स इस वक्त बड़ी हायर फीस बैंक्स ने इंप्लीमेंट कर दी और अचानक ही उनको अनाउंस कर दिया है। अब प्राइवेट सेक्टर के पास क्या ऑप्शंस हैं? ये उनको अगर इकोनॉमी में अपना कोई रोल प्ले करना है तो वो तो अब बहुत ही कॉर्नर हो गए। जी, banks have a main role to play to provide credit to the private sector. That's why banks exist. अगर वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिल रहा तो दैट्स अ मेजर बॉटलनेक। मगर और अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, मगर आप बैंक का निमुल बदल तो नहीं है और बैंकिंग सेक्टर हैज़ टू लेंड। और इससे हमारी एक्सपोर्ट्स या हमारी इंडस्ट्री ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म में अगर हम इसके रिजल्ट देखें तो ये भी मुतासर होने का खदशा है, क्योंकि आज अगर किसी को लैंडिंग नहीं मिलेगी, वो अगर बड़े ऑर्डर्स नहीं इंडस्ट्री इस वक्त ले सकेगी, तो वो 3-4-5 माह बाद उसके फिर असरात हमें ज़ाहिर होना शुरू होंगे जब फिस्कल ईयर भी अपने एंड पर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन K-Trade माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू सुनिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चंद और अहम मौज़ूआत हैं जिस पर प्रोग्राम में बात करनी है। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और ऑटो इंडस्ट्री के लिए अब कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। जब से SIFC का क़याम हुआ उसके बाद से ऑटो इंडस्ट्री में सरमायाकारी का रुझान खासी हद तक बढ़ गया और जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनको ख़ास तौर पर इसका अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। जो नई परसेंटेज आई है ग्रोथ के साथ वो बड़ी हौसला अफजा है, चूँकि मुसाफिर गाड़ियों की फ़रोख में 46.7% का इजाफा हुआ है, जबकि ट्रक और बसेस की फ़रोख में 82% की बेहतरी आई है। इसी तरह से जो दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अब जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होती है, जो छोटी ट्रांसपोर्ट है, जो गाड़ियां हैं, उनकी हम फ़रोख्त में और चूँकि कीमत बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर ये फ़ायदा क्यों नहीं अब तक मुंतकिल हो पा रहा है, और वहाँ हम कब ये फ़ायदा होते देखेंगे कि एक आम आदमी की रेंज में जिस तरह पहले गाड़ियाँ हुआ करती थी वो अब बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो चुकी हैं, तो वो किस तरह से दोबारा से मुमकिन हो सकता है। HM शहजाद साहब चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के। तो शहजाद साहब, हम देख रहे हैं कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो ख़ास तौर पर बसेज़ हैं, ट्रक्स हैं, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी क्या वाकई बढ़ चुकी है? जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इसमें जो सेल्स हैं वो उसमें अच्छा खासा इजाफा हो रहा है, 46% से ज़्यादा का इजाफा, एक बड़ा इजाफा है। तो इंडस्ट्री आप लोगों की पहले से बेहतर हुई है, हालात अच्छे हैं? जैसे जी जहाँ कमर्शियल गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि जो पब्लिक के लिए जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो एक ख्वाब है, और ख्वाब जो है वो पता नहीं कब पूरा होगा। अब इतने एग्जाम करने के बाद भी हम असेंबलर्स हैं, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, ना हमारा वेंडर और ना ही हमारा असेंबलर वो मुल्क के लिए कोई काम करना ही नहीं चाहता। वो अपने मगन में मस्त है कि वो जितनी गाड़ियां बना रहा है वो बिक जाए। नहीं भाई, हमारा 80s में जब ये हमने सुजुकी और 90s में टोयोटा और होंडा को जब हम लाए तो हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आ जाएगी, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लोकलाइजेशन करेंगे,
मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएंगे, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी देंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो आज तक नहीं हो सका। अब देखें जो ग्रोथ जिन गाड़ियों में हुई है वो सारी या तो बसें या ट्रक्स हैं। हमारी जो लोकल जो गाड़ियां असम्बल्ड हो रही हैं, हमारी बदनसीबी यही है, आज तक हम उन तमाम सीकेडी एसकेडी को इंपोर्ट करते हैं, अरबों डॉलर हमारा जा रहा है आज भी, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, लोकलाइजेशन हम करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हालांकि आप देखें कि गवर्नमेंट ने जो सराय सूद जो है वो उसके फिगर्स बहुत नीचे आ गए, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर कोई इसका असर नहीं आया, क्योंकि गाड़ियां ऑलरेडी इतनी महंगी गाड़ियां हैं कि आवाम की कुव्वत खरीद में नहीं है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि पड़ोस मुल्क में एक सुजुकी अल्टो जो है वो 4.25 लाख की है। अगर उनका रुपया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप 12 लाख 13 लाख पकड़ लें। हमारी जो सुजुकी अल्टो है वो रजिस्टर करा के आप बाहर लेकर आए, वो 31 लाख रुपए की पड़ती है। अच्छा, ये बातें मैं कई दहाइयों से करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोकल असेंबलर ये क्यों नहीं लोकलाइजेशन की तरफ जाना चाहते, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में क्यों नहीं लाया। शहजाद साहब, ये इसकी बुनियादी वजह आपको क्या समझ आती है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम इतने पीछे क्यों रह गए? और ये जो चंद एक गाड़ियां जो मेड इन पाकिस्तान कहलाती हैं, तो ये वो सिर्फ असेंबलिंग उनकी यहाँ हो रही है, उनकी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं हो रही, यानी एक सिंगल गाड़ी भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही टिल डेट? कोई गाड़ी, एक सिंगल गाड़ी, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, आवाम को धोखे में रखा हुआ है। आप देखें सीकेडी एसकेडी असेंबली जो पार्ट्स इंपोर्ट हो रहा है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि हुकूमत जो IMF से कर्जा लेती है वो शायद इन असेंबलरों के लिए लेती है ताकि ये अपनी सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करे। भाई अब वो टाइम नहीं है, अब आपको आपके मुल्क की जरूरत को पूरा करना है। सस्ती म्यारी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाने की जरूरत है, और फिर जो बच जाए वो आप एक्सपोर्ट करके हमारे मुल्क पे जो डॉलर लेकर आए। मुल्क इस काबिल नहीं है कि वो आपको मुसलसल सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने के लिए डॉलर देता रहे। ठीक है। और फिर एक और बदनसीबी हमारी ये है कि ये तो मैंने बात की आपसे कि जो 4 दहाइयों से हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी, लेकिन जो नए असेंबलर्स आए वो भी इनके रंग में रंगे, चाहे वो चाइनीज आए चाहे वो कोरियन आए। बिल्कुल सही। चलें शहजाद साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया, यानी ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया HM शहजाद साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और सिर्फ एक सेक्टर का इशू नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर का इशू है कि गवर्नमेंट जो फिगर्स कोट करती है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटी उससे काफ़ी मुख्तलिफ होती है। अब IT के ही अगर हम सेक्टर को ले लें तो जो फिगर्स मुल्की IT एक्सपोर्ट्स के सामने आए हैं गुज़िश्ता 4 माह के उसमें हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक 34% का इजाफा हुआ है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की ये एक्सपोर्ट्स की गई हैं, और सिर्फ अगर अक्टूबर में जो सितंबर के लिहाज से 13% इजाफा हुआ है, और तकरीबन 29 करोड़ डॉलर की सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया गया है सिर्फ 1 महीने के, और ये कलेक्टिवली ये 4 माह के फिगर्स हैं। अब अगर दूसरी तरफ हम आ जाएं तो इस सेक्टर की मुश्किलात क्या क्या हैं? VPN की, आयरोस की बंदिश, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, उसने IT एक्सपोर्ट को खतरे में डाल दिया है। और IT एक्सपर्ट्स अब ये बता रहे हैं कि $300 मिलियन की IT एक्सपोर्ट्स का इस वक्त नुकसान हो रहा है। यानी अगर ये $300 मिलियन भी आप इसमें ऐड कर लें तो सोचें ये जो 1 अरब 20 करोड़ का फिगर 4 महीने का है, तो ये कहाँ जा सकता है? क्योंकि सालाना तौर पर अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पिछले साल की निस्बत अच्छी खासी एक इजाफा होगा IT की एक्सपोर्ट्स में। अब ये अगर सूरत हाल रहती है और अगर इसको नहीं कंट्रोल किया जाता, और जो हालात इस वक्त एक पॉलिटिकल अनरेस्ट के मुल्क में मौजूद हैं, और उसकी वजह से जो इंटरनेट की बंदिश और आयरोज इंटरनेट स्लो डाउन होता है, इससे कितना नुकसान इस वक्त इस सेक्टर के लोगों को हो रहा है। कंवल चीमा साहिबा IT एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एक तरफ गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि देखें जी, करोड़ों की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, आगे हम इसको 10 अरब डॉलर तक ले जाने का इरादा रखते हैं। और एक ऑन ग्राउंड रियलिटी है जो कि आप जैसे बाकी सब एक्सपर्ट्स भी उसको फेस कर रहे हैं। कितनी बेहतरी की इसमें गुंजाइश है, कितनी कैपेसिटी है, कितना स्कोप है इस फील्ड में? देखें, जो IT एक्सपोर्ट्स है उसमें तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। मैं बार बार ये कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जो कि यंग है, जो कि अभी थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल सकती है, और बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड ये फिनोमेना है कि आप पाकिस्तान में बैठ के दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान से आपको रोज़गार ना भी मिले तो दुनिया में कहीं पे भी आपको रोज़गार मिल सकता है, और आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, और रिमिटेंसेस पाकिस्तान आ सकती है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, जैसे कि आपने कहा, जो IT एक्सपोर्ट इनकम में ऐड होती हैं।
तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लास्ट ईयर और कुछ सालों से ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, NICs बनी, इग्नाइट बनी, नैपटेक, ये जो और पंजाब के प्रोग्राम्स बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि वो शॉर्ट IT कोर्सेज करने के बाद फ्रीलांसिंग इनकम को अर्न कर सकें। और हमने भी जो है वो इस तरह का प्रोग्राम किया, अर्न टेक सीखो और कमाओ, जिसमें हमने जो है वो बच्चों को ट्रेन किया, लैपटॉप भी दिए, ग्रोसरी भी दी, कि जो मीनियल जॉब्स बच्चे कर रहे हैं वो भी IT ट्रेनिंग लेके अर्न करने के काबिल हो जाए। तो ये इसमें स्कोप तो बहुत ज़्यादा है और इसमें किसी को कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड करती है, प्राइवेट सेक्टर भी अंडरस्टैंड करता है, हर कोई अंडरस्टैंड करता है कि दिस इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर अस। देखिए, जब IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका जो कैपिटल एक्सपेंस होता है एक IT के बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस। आपने किसी को फैक्ट्री को लगाना है, यू नीड, आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, फिर आपकी कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई बिजनेस स्टार्ट होगा, कोई दुकान लगेगी, दुकान के लिए भी आपको सरमाया चाहिए। मगर IT एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, बहुत कम सरमाए, बहुत सारी ऐसी IT में ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप बिल्कुल ज़ीरो या बहुत कम सरमाए के साथ आप एक बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, आप एक फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। मगर इस सब का बैकबोन जो है वो इंटरनेट है, इस सब का बैकबोन ही इंटरनेट है। तो अगर इंटरनेट में कोई भी इशू आता है या इंटरनेट में कोई भी बंदिश आती है, तो ये फिर उस इंटरनेट की वजह से लोगों के घरों में चूल्हे जल रहे हैं। IT एक्सपोर्ट इनकम हो ही नहीं सकती इंटरनेट के बगैर, इट्स फुली रिलायंट ऑन दैट। तो इस वजह से आप जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की अश्योरिटी ना दें और ये अश्योरिटी ना हो कि आपका जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी हो जाए, जो भी और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इंटरनेट की बंदिश में कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज ये इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। देखिए, इसमें जब आपका एम्प्लॉयर भी पाकिस्तान में है और आप भी पाकिस्तान में हैं, तो फिर कोई इतना मसला नहीं है ना। फिर तो जो है वो आप आराम से आपके एम्प्लॉयर को भी पता है कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। मगर अगर आपका एम्प्लॉयर बाहर है, अमेरिका में है, कनाडा में है, तो उसको तो ये नहीं पता कि भाई आप एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हालात, उसके ऊपर तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है ना। उसका तो काम नहीं हो रहा, उसने आपको पे किया हुआ है काम के लिए, उसका काम नहीं होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी, आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा। और दोबारा वो और पाकिस्तानियों को भी उसको लगेगा कि पाकिस्तान में तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पाकिस्तानी को और किसी पाकिस्तानी को भी नहीं काम देगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा उसका। सही। और कमल साहब भाई, जो इस वक्त ज़ाहिर बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे इंडिविजुअल जो एज फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, फिर जब ये इस तरह के पैचेस आते हैं, ये अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से इंटरनेट स्लो डाउन है, इससे पहले हमने VPN की रजिस्ट्रेशन वाला एक पूरा सिलसिला देखा, उससे पहले एक फायरवॉल की इंस्टॉलेशन थी और वो एक सिलसिला था जिसमें इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब रहा। तो फिर इन पैचेस में कितना इस वक्त नुकसान होता है कंपनीज़ को भी, फ्रीलांसर्स को भी, और जो नुकसान वो फिर इसमें उठाते हैं उससे वो रिकवर कैसे करते हैं? जिस तरह अभी आपने बताया, अगर कोई आपका क्लाइंट है वो आपसे मिस हो गया, तो फिर वो तो कोई और मार्केट उसको कैप्चर कर लेगी, फिर वो पाकिस्तान का तो एक लॉस हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। एग्जैक्टली देखें, ये जो नुकसान माली है वो तो बहुत बड़ा है ही, जो माली नुकसान होता है उस वजह से उन दिनों में, जिन दिनों में आपने इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उन दिनों में आपको माली नुकसान तो हो ही रहा है, ठीक है, वो तो है। मगर जो आपका क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशनल नुकसान है वो उन दिनों में नहीं होता, सिर्फ वो उसके जो रेपरकशंस होते हैं, जो उसके असरात होते हैं, वो फिर आने वाले कई महीनों तक आपको फील होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये, क्योंकि वो एक रेपुटेशन बन जाती है, एक इमेज बन जाता है और उस इमेज को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको कोई ना कोई ऐसे इकदाम होने चाहिए कि भाई जो भी आपकी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं आप उनको किसी और तरह से हैंडल करें। इंटरनेट बंद करना शुड नेवर बी एन ऑप्शन। और कौन सा ये ज़ाहिर जो बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो एज फ्रीलांसर अपना करियर देखते हैं या जो दीगर फील्ड से शिफ्ट होकर इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं, और उनके लिए बेसिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें हम प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल देख रहे हैं या गवर्नमेंट भी इसमें हमें कहीं कोई संजीदा लेवल पर काम करती दिखाई दे रही है? यानी कुछ ऐसे कोर्सेज़ कि एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क की ऐसी आबादी है जो कि बेरोज़गार है, वो इसके ज़रिए अपने रोज़गार के मौके तलाश कर सकती है, तो ऐसे लोगों की सपोर्ट में गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है आपकी नज़र में? गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम किए हैं, प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत सारे। ये तो एक अच्छी चीज़ हुई पाकिस्तान में कि जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो सब ने मिल के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे बच्चों की जो है बच्चों को IT स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। गवर्नमेंट ने बजट रखा, नैपटेक के थ्रू प्रोग्राम्स आए, पंजाब के अंदर जो है वो पंजाब जो ट्रेनिंग यहाँ पे इदारा है उन्होंने प्रोग्राम काफ़ी सारे लॉन्च किए, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के लेकर आए, STPs बने, NICs बने, उनको फंड किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी एक लहर तो चली थी और
इस पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है। ये काम इनफ नहीं है, बहुत और काम होने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ ऐसी बनाने की ज़रूरत है जो कि पॉलिसीज़ आईटी सेक्टर के फेवरेबल हो, आईटी सेक्टर जो कंपनीज़ हैं उनके फेवरेबल हो, टैक्स रिजीम्स ऐसी हों। बहुत सारी टैक्सेस में अच्छी चीज़ें भी हुई मगर अभी भी वहाँ पे काफ़ी लूप होल्स हैं। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान का एक ब्रांड बन रहा है जिस पे काफ़ी काम हुआ, टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, जिस पे पीसेब ने और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, पाशा ने बहुत काम किया। जाइटेक्स में हमें उस तरह से रिकग्नाइज किया गया दुबई में, तो वहाँ तो ये सारे अच्छे इकदामात हैं और सही डायरेक्शन में है। बेशक अभी कम है, इनको ज़्यादा होने की ज़रूरत है, पॉलिसी को सेट होने की ज़रूरत है, पॉलिसी में प्रेडिक्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अभी पॉलिसी हमारी चेंज होती रहती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े से जिटरी हो जाते हैं और हमें जो रिपैट्रिएशन डॉलर्स है, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहती कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिंडर करती हैं सेक्टर को, उन चीज़ों को रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। मगर स्टेप्स वर बीइंग टेकन इन द राइट डायरेक्शन, सही रास्ते पे हम चले हुए थे। हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान की इकोनॉमी में एज गेम चेंजर इस वक्त देखा और समझा जा रहा है और अभी तो ये 3-3.25 अरब डॉलर का ये अभी तक इसका एक्सपोर्ट है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, टारगेट से रखे जा रहे हैं कि शायद ये डबल डिजिट में हमें लेकर जाएगी और फिर उससे भी आगे एक बड़ी कामयाबी हमें मिल सकती है। तो उसको, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये टारगेट जो सामने है उसके हिसाब से हमारी डायरेक्शन सही है। हमने बहुत बड़े बड़े ममालिक को देखा है, वो अपने इंटरनेट उन्होंने लॉन्च किया और वो अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी तक दूसरे ममालिक पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन सही है उस सिमत में कि हम बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स चाहते हैं और बड़ी कामयाबी चाहते हैं इस फील्ड में। देखो, बांग्लादेश हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जिन्होंने उनकी जो प्राइम मिनिस्टर उनकी चली गई है मगर उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पूरा उसको नेशनल सिक्योरिटी लेवल का दर्जा देके अपने ऑफिस में उसके ऊपर एक सेल बना लिया कि आईटी एक्सपोर्ट इनकम को कैसे बढ़ाना है और फिर सारी गवर्नमेंट मशीनरी, पॉलिसी, सब चीज़ें जो है वो उसके मुताबिक चलना शुरू हो गई कि आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाना है और उन्होंने 6 साल में वो अपने आईटी एक्सपोर्ट को बहुत कम से डबल डिजिट्स में, मल्टीपल डबल डिजिट्स में वो ले गए। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आई थिंक ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये ही एक शॉर्ट लो हैंगिंग फ्रूट है जिसे हम कहते हैं ना जुबान में, कि वो ऐसी चीज़ जो आसान तरीके से आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती है, बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती है। तो इसको भी नेशनल सिक्योरिटी लेवल तक का दर्जा देने की ज़रूरत है कि आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर को हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, हर तरह से। और आईटी सेक्टर को देखें, जो फ्रीलांसर्स हैं उन पे बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, मगर फ्रीलांसर स्टिल इंडिविजुअल्स हैं। जब जो कंट्रीज़ जो है जिनमें हमने देखा है, चाइना, अमेरिका, सिलिकॉन वैली, मतलब उन्होंने अपने इस सेक्टर को, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आईटी का कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लाई जिसकी वजह से यूनिकॉर्न्स बनी। फिर अभी हम देख रहे हैं कि एआई आ रहा है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज, नया टेक आ रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं जिनको फिल किया जा सकता है, इसके थ्रू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बन सकती हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ साल पहले 2018 में गालिबन 313 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग भी आई, फिर उसके बाद 2023 में जो है वो कम हो गई, 75 मिलियन हो गई। 2022 में 313 थी या 331 थी और 2023 में 75 मिलियन होगी, मगर फिर भी 75 मिलियन भी जो है, जो पाकिस्तान में पब्लिकली ट्रेडेड मार्केट्स हैं, उससे फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी फंडिंग है जो कि पाकिस्तान के अंदर, इस सेक्टर के अंदर आई, स्टार्टअप्स के अंदर, जो कि डिजिटलाइज कर रहे थे डिफरेंट सेक्टर्स को, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, ये वो। तो ये इसमें बहरहाल तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको। लेकिन कमल साहब, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके रिजर्वेशंस भी हैं साइबर क्राइम्स को लेकर या इंटरनेट सिक्योरिटी को लेकर, ख़ासतौर पर बैंक्स इसमें बड़े सरे फहरिस्त हैं। तो अब ये इन पर भी कुछ ऐसा स्मूथ काम होना चाहिए कि ये कम से कम ये वाले ख़तरात कम हो जाएं, ताकि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो बेहतर और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए हो सके। हाँ, देखें, सिक्योरिटी हमेशा से कहा जाता है, सिक्योरिटी शुड बी एन इनेबलर ऑफ बिजनेस, इट शुड नॉट बी अ डेटरेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट शुड नॉट बी अ ब्लॉकर ऑफ बिजनेस। तो सिक्योरिटी बिल्कुल लेकर आनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर तरह की पब्लिक को अवेयरनेस देनी चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को कैसे थ्वाट किया जाए। मैं हर प्रोग्राम में इसकी बात करती हूँ, इस पर पब्लिक को अवेयरनेस देनी चाहिए कि किसी का, खैर उसकी हम डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमारा मौजू नहीं है, बट साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फोकस होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी आप कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, जब आप डिजिटलाइज करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, डिजिटलाइज करते हैं पूरे के पूरे सेक्टर्स को,
तो उनकी सिक्योरिटी ऑब्वियसली बिकम्स ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस और उस पर सारे सही कदम उठाना भी ज़रूरी होता है। और ये भी बताएगा आखिर में कि हमारे यहाँ जो क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रही है, तो हमारे यहाँ ऐसे एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं जो कि न्यू कमर्स को उस टेक्नोलॉजी से हम आहंग भी कर सकें। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर स्टेप्स तो बहुत ले रहे हैं, सरमायाकारी भी करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जो कि फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ट्रेन कर सकें। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में भी हैं। ये जो अब जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं पार्ट हूँ जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, जिसके पाकिस्तान में काफ़ी चैप्टर्स हैं, बाहर भी काफ़ी चैप्टर्स हैं, लीड द लाहौर चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी नसाज जिन्होंने बाहर अपने बिजनेस स्टार्ट किए और उनकी फिर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बेचे, तो वो सारे हमेशा अवेलेबल होते हैं टू मेंटोर, टू गाइड यंग पाकिस्तानीज ओवर हेयर। इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। अब तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखें ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब तो इंटरनेट जो है वो उसने डेमोक्रेटाइज कर दिया इन्फॉर्मेशन को। आप यूट्यूब पे ही जाके सर्च करें किसी भी चीज़ को, आप इतने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। कोई भी चीज़, अब तो ये एक्सक्यूज़ ही नहीं रह गया इन लोगों के पास। अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ विल पावर का मसला है कि आपके जो यूथ है, आपका जो जवान तबका है, उसको अवेयरनेस उसके अंदर लेकर आए और उसके अंदर उसको मोटिवेट करें, उसके अंदर ये विल पावर क्रिएट करें कि वो जाए और वो ये चीज़ें करके आगे बढ़े। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमी में मसला है कि हमारे अंदर हम बहुत ही अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर जो है वो बार बार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और हमारा जो एलीट है वो अनप्रोडक्टिव है बेसिकली। तो अगर हम जो है वो इनोवेशन की तरफ दे, अमेरिका में आप सिलिकॉन वैली में देखें 2-4 कंपनीज हैं जो कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं टू कैलिफोर्नियाज जीडीपी, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज दे स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग। दैट कैन हैपन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को यूथ का एडवांटेज है, पाकिस्तान को बहुत सारे इस वक्त ग्रीन फील्ड का एडवांटेज है, पाकिस्तान में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में वॉल्यूम डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वॉल्यूम बिजनेस जो है वो हो सकता है। इवन अगर पेइंग पावर पाकिस्तानी कस्टमर की कम है मगर वॉल्यूम पे खेला जा सकता है, तो इसलिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहब, आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आपने इनकी सुनी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।